जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उसके पीवाईक्यू सेट जो अभी एग्जाम हुआ 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन आज करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये स्पेशली यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम जून में होने वाला है उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि उन बच्चों को इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन का प्रॉफिट मिल सकता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी वनडे एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या किसी एसएससी या रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पूरी जो है प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो स्टार्ट करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, तो हमेशा अपनी लंबाई पार करेगी। हमेशा खंबे को पार करते हुए अपनी लंबाई पार करेगी, यानी ट्रेन अपनी डिस्टेंस कवर करेगी 25 सेकंड में। कितने में? आपने कहा 25 सेकंड में। जबकि अपनी लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दोनों कवर करेगी कितने में? आपने कहा सर 45 सेकंड में। अब एक बात यहां पर समझने वाली है कि स्पीड दोनों ही केस में ट्रेन की यूज होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो अपनी कोई स्पीड होती नहीं, प्लेटफॉर्म स्थिर होता है। तो हमने कहा इसका मतलब अगर ट्रेन 150 मीटर की लंबाई, भाई कितना समय एक्स्ट्रा है? भाई डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा है? 150 मीटर। समय कितना एक्स्ट्रा है? तो आपने कहा 20 सेकंड। अगर ट्रेन 20 सेकंड में 150 मीटर दूरी कवर करती है, तो आप ये कह सकते हैं भाई कि 25 सेकंड में कितना कवर करती होगी। अगर कोई ट्रेन 20 सेकंड में 150 मीटर दूरी कवर करती है, तो 25 सेकंड में कितना कवर करती होगी? वही आंसर है, वही ट्रेन की लंबाई है भाई। तो आपने कहा बिल्कुल, आओ ध्यान से देखते हैं। तो हमने कहा कि 20 में कवर कर रही है 150, तो आपको निकालना है 25 में कितना कवर करेगी। तो 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, तो यानी ये 750/4 आ रहा है। इसका मतलब 375 का आधा, आप कहेंगे 187.5, यानी सी ऑप्शन चलो हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, संख्याओं का गुणनफल बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो अगर एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, तो आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। यानी कि मुझे केवल प्रोडक्ट करना था इसका और 8 का, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। यूनिट डिजिट के आधार पर समझ में आया कि 8 चौक 32, कौन सा ऑप्शन? डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आर्य 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको हम फिर कभी करा देंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी शायद रीजनिंग का ही सवाल है। एक महिला अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक छात्र द्वारा 5 विषयों में अंक जो है वो इतने हैं, औसत अंक बताना है, एवरेज नंबर बताने हैं, कुल मिलाकर कितने आए हैं उसके। तो हमने कहा बहुत आसान है भाई। एवरेज क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, यही तो सम होता है। आपने कहा बिल्कुल। तो अगर ये सम होता है तो सबसे पहले चेक करूंगा क्या यूनिट डिजिट अलग है। दो के सेम है, बाकी अलग है। मैंने कहा दो के सेम है, बाकी अलग है, तो आओ देख लेते हैं ध्यान से। हमने कहा यूनिट डिजिट से ही करेंगे भाई। यूनिट डिजिट इन सभी का 0 आ रहा है और टोटल नंबर 5 है, तो हमने कहा 0 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। ये तो आंसर नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, 5 अट्ठे 40 भी हो सकता है, 5 दूनी 10 भी हो सकता है। हमने कहा भाई इससे काम होना नहीं है, फिर आइए निकालते हैं। हमने कहा एवरेज निकालेंगे। एक काम करते हैं, हम एवरेज मान लेते हैं कि 72 एवरेज है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, डेविएशन मेथड लगा लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 72 जो है मेरा एवरेज है, औसत है। तो 72 के अकॉर्डिंग आपने कहा यहाँ 0 इफेक्ट है, ये 4 कम है, ये 3 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है,
और ये 7 कम है। मैंने कहा कि 7 और 4 11, 8 3 11, यानी जीरो इफेक्ट पड़ रहा है। और जीरो इफेक्ट का मतलब कि मैंने जो 72 माना वो एकदम सही माना, 72 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा 15 का स्क्वायर दिया हुआ है और इन सब का वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिले थे। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर 15 का स्क्वायर 225 है, यानी कि 225 का जो रूट होगा वो 15 होगा। 225 का रूट कितना होगा, आपने का 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है सवाल में। आप कहेंगे क्या गड़बड़ है भाई, सवाल में गड़बड़ थोड़ी सी नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ देखने वाली बात है, ध्यान से देखो। जैसे ये कहा गया, यहाँ पर लिखा है, ये ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है √22.5। या तो हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो, बाकी कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या कह रहा है सर। ठीक है, देखेंगे ध्यान से भाई। आप ही देखो, मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकता हूँ सवाल को, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको इसको सॉल्व ही करना है। जैसे मुझे पता है ये 25 है और ये मुझे पता है ये 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कितना आएगा। मुझे ये पता है ये 4 से ज्यादा आएगा और 5 से कम आएगा। 4 और 5 के बीच में होगा ये नंबर, 4 और 5 के बीच में होगा ये नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 25 और ये कितना हो जाएगा, 26.5। अगर मैं मिनिमम 4 लेता हूं तो ये 30.5 आएगा, और मैं 5 लेता हूं तो 31.5 आएगा। यानी कि जो आंसर होगा इसके बीच में होगा। आपने का कौन सा, 31 डी फॉर देखो कभी हवेली को, करेक्ट आंसर। यानी कि इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये दिख रहा है कि सन्निकट यानी अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है। 22.5 का जो रूट लेंगे बहुत दिक्कत देगा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो इसको मैंने अप्रोक्सीमेशन से कर दिया। मैंने कहा ये 25 है और ये कितना है, आपने कहा 1.5 है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 26.5। मुझे पता है ये जो वैल्यू होगी ये 4 से बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी, यानी बीच में होगी। तो मैंने कहा अगर 4 लेता हूं तो ये आएगा, 5 लेता हूं तो ये आएगा, बीच में आंसर हो गया सीधा सा कौन सा, आपने कहा डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर। आगे बात करते हैं 1789 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी योगफल 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है कि 1789 में ऐसा क्या नंबर ऐड कर दूं जो 29 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने कहा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे। 29 6 जो होता है वो आप ये जानते हैं 174 होता है। कितना बचेगा, 49। अब मुझे पता है 29 2 जो होता है वो 58 होता है। तो मुझे बताओ 49 में क्या ऐड करूं 59 हो जाए, 58 हो जाए। तो आपने कहा 9 ऐड कर दो, दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर समझ में आ गई। बहुत ज्यादा इसमें बेसिक में नहीं जाएंगे, कि बहुत ज्यादा ट्रिक लगाने नहीं जाएंगे, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हम 2 लाइन में डिवाइड करके इजिली आंसर बता सकते हैं, तो ज्यादा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ये कह रहा है ए और बी का रेशियो जो है वो 6 और 8 है। मैं देख रहा हूँ कि ये कट सकता है, 3 और 4 है। 6 8 का मतलब 3 और 4 है। क्यूब पूछ रहा है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है, सिंपल है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो आपने का आंसर हो जाएगा 27 64, यानी बी फॉर बुलाओ कभी हवेली पर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे ये सवाल है 0.81 और 0.41 0.1 का स्क्वायर का योगफल बताना। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ये आप मान सकते हैं कि ये आपका थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट का यूज करो तो यूनिट डिजिट 2 जगह सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अलग है। अगर अलग हुआ तो ये आंसर हो सकता है, यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। मैंने कहा इसका स्क्वायर करूंगा इकाई अंक 1 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा इकाई अंक 1 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा इकाई अंक तो आएगा। लेकिन यहाँ पर समझो, यहाँ पर 2 नंबर, जैसे मैं कहूँ ये 2 नंबर बाद 2 पॉइंट है, पॉइंट जो है वो 2 नंबर है। तो मैंने कहा 2 नंबर में होंगे तो यहाँ पर इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर करूंगा 0 आएगा। आप कहेंगे सर इकाई अंक में 2 आ रहा है, तो ये तो समझ में आ गया कि सी और डी आंसर नहीं है, ए और बी में से कोई भी आंसर हो सकता है। इकाई अंक के यूज से ये समझ में आ गया। देखो ध्यान से, मैं फिर बताऊंगा मैंने किया क्या। मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर था। तो पहली बात तो यूनिट डिजिट का यूज करने के लिए पॉइंट सब में बराबर करने चाहिए। मैंने कहा बराबर कर लेते हैं। तो इसके 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसके 9 का स्क्वायर जब करूंगा 81 का मतलब इकाई अंक 1 आएगा, इसके 0 का स्क्वायर यानी इकाई अंक 0 आएगा। तो आंसर जो आ रहा है वो इकाई अंक में 2 लेके आ रहा है। अब मैंने कहा अब तो फंस गए भाई,
अब फंस गए, अब क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, अंकों का योग यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं करेंगे, अंकों का योग। जैसे 8 और 1 9 है, 9 का स्क्वायर हमेशा डिजिटल सम 9 आएगा। जैसे 9 और 4 13 है, 4 का स्क्वायर 16 यानी डिजिटल सम 7 आएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो आपने कहा कि 9 तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 में से 1 गया 6, यानी डिजिटल सम 6 आएगा। कितना आएगा डिजिटल सम? 6। इन दोनों में से जिसके भी अंकों का योग 6 आ जाए आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, हमने कहा 8 8 16 और 2 18, इसके अंकों का योग 6 आ रहा है। हमने कहा इसका क्या है, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, भाई ये भी गड़बड़ है। 8 2 10, 3 13 और 2 15, यानी इसके अंकों का योग भी 6 आ रहा है। भाई यहाँ पर भी फंस गए हम लोग, ये तो बड़ा गंभीर मामला है। यूनिट डिजिट से भी नहीं हो रहा, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, डिजिटल सम से भी नहीं हो रहा, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसमें डिजिटल अंकों का योग कितना आ रहा है? आपने कहा ये आ रहा है। तो मैंने कहा अब क्या करना चाहिए भाई, अब बताओ आप क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा अब कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हैं। हम सिंपल सा, देखो ध्यान से देखेंगे भाई, हम कहेंगे ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर है, वो माइनस में है। और अगर मुझे दिख रहा है कि मैं स्क्वायर कर भी लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 81 का स्क्वायर क्या होता है? देखो, कभी भी लास्ट के 2 डिजिट की बात करता हूँ। देखो अब तो ये समान है कि लास्ट के 2 डिजिट सब में अलग अलग है, लास्ट के 2 अंक सब में अलग अलग है। तो मैं ये देखूंगा, ये 100 से 19 कम है, 19 के स्क्वायर में 61 आता है, और ये 50 से 1 कम है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और ये 10 है, 10 के स्क्वायर में तो जाहिर सी बात है 100 आएगा, यानी आखिरी में डबल जीरो आएगा। दो अंकों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं भाई फिर से बता दे रहा हूँ। तो हमने कहा दो अंकों में दो जीरो आएगा, तो आपने कहा 61 और 1 62, 62 में से दो जीरो गया, यानी आखिरी के दो अंक 62 आएंगे। आपने कहा ए फॉर आओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि एक बार में आंसर मिल जाए, इकाई अंक से आंसर, दो ऑप्शन सेम थे, हमने कहा एक आंसर होगा, क्लेरिफाई हो गया। डिजिटल सम में दोनों ही मैच कर रहा है, दोनों का ही डिजिटल सम 6 आ रहा है। हमने कहा फिर क्या करना चाहिए, तो लास्ट के दो अंक से ट्राई किया, इजिली आंसर आ गया बिना कैलकुलेशन के। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा पी 10 महीने के लिए 60,000, 8 महीने के लिए क्यू 45,000 और आर जो है वो 6 महीने के लिए 75,000 रुपए करता है। पी क्यू आर के बीच में क्रमशः किस अनुपात में बांटना चाहिए? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। हमने कहा आ जाओ भाई, हमें ये पता है प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है, यानी कितना रुपया निवेश किया और कितने समय के लिए निवेश किया, दोनों का मल्टीप्लाई लाभ देता है, प्रॉफिट देता है। तो हमने कहा करना क्या भाई, पहले तो सबसे जीरो हटा लो भाई, एक तो मुझे ये जीरो सही नहीं लग रहा। हमने कहा रेशियो बना लो इन्वेस्ट का कितना है। तो हमने कहा इन्वेस्ट का रेशियो बना लेते हैं, तो 15 चौक 60, 15 ती 45 और 15 पंजे 75। अब मैं टाइम की बात कर लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे, टाइम भी तो है। टाइम कितना है? तो आपने कहा ये 8 महीने, ये 10 महीने और ये 6 महीने, तो मैं दो से काट सकता हूँ, दो से काटूंगा 5 बार, दो से काटूंगा 4 बार और दो से काट दूंगा 3 बार। ठीक है, मुझे पता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम प्रॉफिट आएगा, तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो आपने कहा सर पहला ही ऑप्शन है ए फोर आओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या एक दुकानदार एक ब्लेंडर 25% लाभ पर 1,000 रुपए में और दूसरा ब्लेंडर 20% हानि पर 12,000 रुपए में बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी? ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे ना। अगर वो 1,000 रुपए में बेच रहा है, बेचने की बात कर रहा है, ठीक है, और ये 1200 में बेचने की बात कर रहा है 20%, यानी टोटल एसपी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टोटल एसपी तो हो गया 2200 का। ठीक है, अगर सीपी निकल जाए तो मैं प्रॉफिट बता सकता हूँ कि कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा। हमने कहा आराम से बता सकते हैं, देखो ध्यान से। मैंने कहा अगर 25% प्रॉफिट है, 25% 1/4 होता है, यानी सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना बेटा 5 है, और 5 की वैल्यू अगर 1,000 है, तो आपने कहा 5 की वैल्यू अगर 1,000 है, कितने गुना? तो आपने कहा 200 गुना। तो इसका जो सीपी होगा वो कितना होगा? तो आपने कहा 800 हो जाएगा, क्योंकि एक का मान 200 तो 4 का मान 800। ठीक है, इसके बाद यहाँ लॉस था 20%, यानी 1/5 का, यानी 5 रुपए की वस्तु एक के लॉस में 4 पे जाएगी। अब यहाँ एसपी कितना 12,000, 4 की वैल्यू 12,000, यानी एक का मान 300, तो ये हो जाएगा 5 का मान 1500। तो आपने कहा दोनों वस्तुएं जो मिलाकर है वो 2300 रुपए की है, जबकि बेच 2200 की रहा है, यानी 100 का लॉस हो रहा है 23 पर, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, यानी कुल मिलाकर इतना जो है उसे लॉस हो रहा है।
100 का लॉस हो रहा है 100 पर। तो मैंने कहा 23 चौके 92 होता है, 23 चौके 92 होता है, यानी लगभग जो है 2300 है ना, ये 2300 है ना, ठीक है, 2 जीरो कटेंगे तो लगभग जो आंसर आएगा वो 4 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, 4.35% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन देख लिया मैंने, 23 चौके 92 होता है, तो 92 जाहिर सी बात है आंसर 4 से बड़ा ही आएगा, एक ही ऑप्शन है 4 से बड़ा, बाकी सब 4 से छोटे थे, क्यों कैलकुलेट करना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा 22807 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। 12 से भाग करने पर शेषफल की बात कर रहा है। हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, देखो ध्यान से इधर, 12 से भाग कर लेते हैं, 12 एकन 12, कितना बच गया भाई 108, 12 निम्मा 100, 7 ही बच रहा है भाई, ये 7 ही तो एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं, बेकार सवाल, 7 ही तो एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 22,807 है और आपको 12 से भाग करना है, तो 12 एकन 12, कितना बच गया 108, और 12 निम्मा कितना होता है 108। अब डिवाइड जाएगा नहीं, बाकी 2 नंबर उतारे जाएंगे, तो मैंने कहा 2 नंबर उतारे जाएंगे, फर्क पड़ना नहीं, रिमाइंडर 7 ही आना। क्लियर है, आपने का कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप डिजिटल सम का भी यूज कर सकते थे, अंकों के योग से भी सवाल इजीली हो जाता। इसमें मैंने कहा 12 से भाग करने पर पूछा गया, तो इसके अंकों का योग देख सकते हैं, 8 2 10 2 12, 12 7 19, यानी अंकों का योग 1 आ रहा है। अंकों का योग 1 का मतलब है कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने कहा 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर है, 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पर 1 आंसर है, करेक्ट। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। क्या भावना भुवन से दोगुनी कुशलता के लिए जानी जाती है। जब भावना अकेले कोई काम करती है तो वह उसे 25 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि भावना और भुवन दोनों मिलकर काम करेंगे तो अपनी अपनी मेहनत से उस काम को पूरा करने तो कितने, क्या ही सवाल है। आओ देखो भाई, उड़ाते हैं इसको भी। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया भावना भुवन से दोगुनी कुशलता के लिए जानी जाती है, तो मैंने कहा एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि भावना जो है, भावना किससे, भुवन से। दोगुनी कुशलता मतलब ये अगर एक दिन में 2 काम करती होगी तो वो एक ही काम करती होगी, ये कुशलता की बात कर रहा है। अब इसमें कहा गया कि भावना जो है वो अकेले काम करते हुए 25 दिनों में काम पूरा करती है। तो मैंने कहा कि टोटल वर्क कितना भाई, आपने कहा सर भावना एक दिन में 2 काम कर रही है, तो 25 दिन में भाई 50 काम कर रही हो, कितना कर रही हो 50, और 50 अब इन दोनों को करना है, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 करते हैं, तो आप कहेंगे सर 16 सही 2/3 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो आपने कहा डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि √15 की वैल्यू दी है, √150 की वैल्यू दी है, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है, हमने कहा लगा देंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, हम तो अलवेले आदमी। इसका मान कितना है, आपने कहा 3.87 दे ही रखा है उसने। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10√15, ध्यान से देंगे भाई भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 10√15, क्योंकि वो 100 मल्टीप्लाई है और 15 की वैल्यू कितनी है 3.85, तो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 38.5। आपने कहा बिल्कुल, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, तो आपने कहा सर इसमें थोड़ी समस्या है, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा करेंगे अलग से। हमने कहा पहले तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1000 आएगा क्योंकि 3 नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 1000 आएगा। मैंने कहा 1000 परफेक्ट स्क्वायर से बाहर आ नहीं पाएगा, तो 1 जीरो लगाएंगे, 150 बनाएंगे। अब मैंने कहा 150 का मान तो दिया है भाई, कितना है 12.24, तो मैंने कहा 150 का मान दिया है 12.24, लेकिन ये जो अपॉन में 10,000 है, इसको जब रूट के बाहर आऊंगा तो 100 आएगा, और 100 का मतलब होगा 2 नंबर बाद पॉइंट बच जाएगा। मैंने कहा बस कर लो इसको, जोड़ घटाओ कर लो भाई, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा। तो देखो ध्यान से, कितना भाई 24 ये आएगा, ये 70 है, तो 87 70 हो गया कितना भाई 157, और 12 हो गया 169, यानी कि कैरी कितना है 16। ये कितना है 38 और 3 41, 41 और 16 कितना हो रहा है भाई 41 और 1.6, यानी कि हो रहा है 42.6, तो 42.6924 आ रहा है। तो 42 तो है नहीं, इसका मतलब 43 होगा, 42 है नहीं, इसका मतलब 43 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। कह रहा मीना ने 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 40,000 रुपए उधार दिए,
कुछ वर्षों के बाद उसे कुल 50,000 रुपए प्राप्त हुए। मीना द्वारा अर्जित ब्याज और ऋण की अवधि बतानी है, यानी कि एक तो बताना है ब्याज कितने का होगा, एक बताना टाइम कितने का होगा। तो भाई 40,000 देके अगर 50,000 रुपए लिए, इसका मतलब 10,000 की ब्याज हो गई। हमने कहा ये तो आंसर होगा नहीं, ना सी होगा ना डी होगा। नहीं, इसमें देखो पता है इंग्लिश में अलग लिखा, हिंदी में अलग लिखा, बहुत ही कोइंसिडेंस है भाई। इसको अलग करो, पहले डी और डी को अलग कर देते हैं। ठीक है, मैं हिंदी के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं देख रहा हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो कृपया करके। अब मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, कोई 10 रुपए का ब्याज तो है ही। अब ये टाइम पूछ रहा है, तो आपने कहा सर, आपने सिंपल कहा कि 10,000 रुपए का ब्याज मिला, कितने पर, 50,000 रुपए पर, सॉरी 40,000 है, प्रिंसिपल 40 था। 40,000 ब्याज मिला, यानी एक चौथाई का ब्याज मिला, यानी टोटल ब्याज मिला 25%। कितने साल में, 4 साल, 4% के रेट पर। तो आपने का टाइम क्या होगा, तो आपने का टाइम हो जाएगा 6.25 ईयर्स। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। आओ कभी हवेली पर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या है कि अप्रैल में एप्पल और ओप्पो की संयुक्त कुल बिक्री कितनी है। अप्रैल में एप्पल और ओप्पो की संयुक्त बिक्री, इकाई अंक 3 आएगा, एक ही ऑप्शन। ठीक है, 8 5 13, इकाई अंक 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल है, 75 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए निवेश की जाती है। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं बात करूं ईयरली की, तो ईयरली तो 8% ब्याज मिलेगा, लेकिन हाफ ईयरली जो ब्याज मिलेगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 2r/r²। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर कोई 8% ब्याज ईयरली के तौर पे दे रहा है, तो 6 महीने में कितना देगा, 4% देगा। और 4% के हिसाब से हाफ ईयरली में 2 बार ब्याज काउंट होगी, क्योंकि 6 महीने पर 2 बार ब्याज लगेगी। तो जब मैं 2 बार ब्याज लगाऊंगा तो मैं 2r/r² लगा दूंगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16, यानी टोटल ब्याज मिलेगी 8.16% की। यानी कि हाफ ईयरली में ब्याज मिलेगी 8.16% की। तो इसके बीच जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.16% का। यानी आपको केवल 0.16% निकालना है प्रिंसिपल का। 75,000 का 0.16% निकालना है। हमने कहा निकाल लेते हैं भाई, 75,000 का 0.16% का मतलब डिवाइडेड बाई 100। हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हाँ, मैं कहा पॉइंट हटाएगा, नीचे 100 आएगा। 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 से काट लिया 4 थी 12। आप ये कहेंगे सर डिफरेंस जो आएगा 12 का आएगा, यानी ए फॉर आओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 6,000 9,000 और एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल 7500 का लाभ मिलता है। तो लाभ में ए का हिस्सा बताना। यहाँ पर टाइम के बारे में कोई ब्रेक की बात नहीं की गई, इसका मतलब इन्होंने पैसे शुरू में स्टार्ट किए लगाना और आखिरी तक पैसे लगाए रखे, यानी जिस हिसाब से इनका इन्वेस्ट होगा 2 और 3 के रेशियो में, उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि टोटल प्रॉफिट मिलेगा 5 का, 5 की वैल्यू 75,000 है। तो आप कहेंगे सर एक का मान 1500 आएगा। एक का मान 1500 आएगा तो एक का हिस्सा जो होगा 15 दूनी 30, यानी 3,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का मान 1500, दो का मान 3,000। कुछ ही सेकंड का सवाल था, आगे बढ़ेंगे भाई। कह रहा ए बी से 26% अधिक एक कुशल है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने में करेगा। तो 36% का सिंपल मतलब होता है भाई 9/25। यानी कि बी अगर किसी काम एक दिन में कोई 25 काम करता है, तो ए जो है वो 34 काम करता है। अगर ये 25 करता है तो ये कितना करता है भाई, 34 काम कर रहा है। आपने कहा बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, कोई शिकवा नहीं। हमने कहा दोनों मिलकर भाई एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आपने कहा सर दोनों मिलकर 59 काम करेंगे। तो टोटल 8 दिन में कितना काम करेंगे, तो हमने कहा टोटल काम के लिए 8 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, इतना काम करेंगे टोटल। आपसे पूछा गया कि बी अकेले कितने में करेगा, तो बी एक दिन में 25 करता है, तो 25 से भाग करेंगे भाई। हमने कहा 25 दूनी 50 होता है बेटा, और 90 है तो 25 या 75 होगा, और अगर 150 है तो 25 के 150 होगा। तो आप ये कहेंगे 8 छिंग 48, यानी आखिरी में 8 आने वाला है। आखिरी में 8, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे बेटा, आपने कहा बिल्कुल मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 छिंग 48 हासिल 4, 8 चौक 32, 8 या 24 और 4 28 हासिल 2 है, 8 दूनी 16 और 2 18। तो आप ये कहेंगे सर 18.88% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, तो मैं कहूंगा बी फॉर बुलाओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक छात्र के अंक गलती से 72 के बजाय 92 दर्ज कर दिए गए, इस कारण औसत में 1 की वृद्धि हो गई। तो छात्रों की संख्या, भाई 1 की वृद्धि किसकी वजह से हुई, टोटल 20 नंबर बढ़ने की वजह से। 20 नंबर की वजह से 1 वृद्धि हो गई, इसका मतलब व्यक्ति भी 20 थे।
भाई 20 को मैंने एक एक हिसाब से बांटा तो 20 लोगों में तो बांटूंगा। आपने कहा बिल्कुल बांटेंगे सर, बी सी इज द, चलो हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5 या 40 है, यदि उनका एलसीएम 420 है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने इस सवाल को पहले भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है। मैं सिंपल ये कहूंगा, कभी भी अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो आप सीधा कहेंगे कि एलसीएम एचसीएफ का जो रेशियो होता है वो होता है दो संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट और एक का, उन संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट और एक का, ये होता है। ठीक है, तो मैंने कहा एक के तौर पे ये तो हो नहीं सकता, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हमने कहा रेशियो का प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं भाई, रेशियो का प्रोडक्ट निकालते हैं एलसीएम अपॉन एचसीएफ से। हमने कहा एलसीएम कितना है 5 या 40, एचसीएफ कितना है 420। एक मिनट, संख्याओं का गुणनफल है, सॉरी सॉरी भाई, हमने कहा संख्याओं का प्रोडक्ट है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है 5 या 40, 5 या 40 है। और जबकि एलसीएम कितना आपने कहा 420 है। एचसीएफ निकालते हैं, पहले क्या आएगा, जीरो से जीरो काट दिया, 42 सेकंड 42, 42 दूनी 84, यानी एचसीएफ आ गया 12। और अगर एचसीएफ आ गया 12 तो आप ये कहेंगे सर कि ए दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। हमने कहा बहुत आसान है, एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड कर दो। एलसीएम कितना था आपने कहा, एलसीएम था भाई 420 और एचसीएफ था 12, तो आपने कहा 12 दूनी 12 थी 36 और 12 पंजे 60, तो 35 और एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा पहला ही वाला, ए फॉर आओ कभी हवेली पर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 90 है, तो उसी धनराशि पर आधे समय के लिए दोगुनी वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयुक्त कुल ब्याज कितना होगा। तो साधारण की ब्याज क्या बात कर रहा है, आप तो साधारण की कर रहा है। चलो, कहना किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है, तो 2 वर्ष का 90 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा 45, यानी कि 6% की वैल्यू 45 है। अब ये कह रहा है उसी धनराशि पर आधे समय के लिए दोगुनी वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयुक्त कुल राशि ज्ञात करनी है, यानी टोटल अमाउंट बताना है कितना होगा टोटल अमाउंट। मैंने कहा पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, 2% की वैल्यू आ जाएगी भाई 15, तो 100% कितना आएगा, आपने कहा 50 का गुणा करके आ गया 100%, 750, यानी प्रिंसिपल 750 होगा। और अगर उसने क्या किया, धनराशि आधे समय के लिए अगर उसने समय आधा कर लिया और दोगुनी वार्षिक दर से, और रेट उसने दोगुनी कर दी, रेट उसने दोगुनी कर दी, तब भी ब्याज उतना ही मिलेगा। समय आधा रेट दोगुनी, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, उतना ही ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज 90 ही मिलेगा। और आप कहेंगे सर टोटल आ जाएगा कितना 840। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा सी फॉर चलो हवेली पर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई होंगी बातें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या एक कारखाने में 3 मशीनें अपना चक्र पूरा होने के बाद बीप की आवाज करती हैं। मशीन ए हर 18 सेकंड में बीप करती है, बी 30 में और सी 45 में। यदि ये सभी सुबह 8 बजे एक साथ बीप करती हैं तो अगली बार कब करेंगी, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम ले लेते हैं। मैं बहुत सिंपल कहूंगा कि 18, 30 और एलसीएम का जो 30 और 45 का जो एलसीएम होगा वही बीप का अगले समय होगा, यानी उतने समय बाद ये सभी एक साथ बजेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो ध्यान से, तो हमने कहा एलसीएम लेना है तो क्या दिक्कत है भाई, देखो ध्यान से भाई, अगर 45 आ गया तो 9 तो आना नहीं है, ठीक है, और 45 आ गया तो यहाँ से यानी कुल मिलाकर 90 आ रहा है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, 90 आ रहा है, 90 वो संख्या है, तो 90 सेकंड बाद बजेगी। 90 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट 30 सेकंड, तो आपने कहा 8 बजकर 1 मिनट 30 सेकंड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है ना, 100 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10 होता है, और 10 का मतलब 10 हो गया, और 10 और 3 13 हो गया। आपने कहा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन चलो हवेली पर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, x प्लस वाई 20 है, एक्स वाई जो है वो 51 है, एक्स और वाई का मान बताना है कुल मिलाकर कितना होगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड कर दो तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दो तो 51 आ जाए, तो ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये तो -3 -17 -20 आना चाहिए, तो है नहीं। मैंने कहा 17 3 ही होगा, 17 3 51, 17 3 20, बाय ऑप्शन इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की सीट आयताकार है जिसके आयाम 148 से 136 मीटर, इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटकर इसे
एक खुला बक्सा बनाया जाता है तो यदि वर्ग की लंबाई 6 मीटर है तो बक्से का आयतन बताना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है यूपीएसआई का। ये कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर जो थी आपकी शेप थी, आकृति थी, और इसकी लंबाई जो थी 148 थी और इसकी चौड़ाई जो थी वो 136 थी। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक कोने पर इसने एक स्क्वायर शेप का कुछ काट लिया, कुछ हिस्सा काट लिया। तो मैंने कहा यहां पर अगर इसने 6 का काट लिया और यहां पर भी इसने कितने का 6 का काट लिया और यहां पर भी 6 का काट लिया और यहां पर भी 6 का काट लिया, इस तरीके से प्रत्येक कोने पे काट लिया, तो आपने कहा एक बक्सा बन जाएगा, एक क्यूबर्ड बनेगा। और क्यूबर्ड में लंबाई कितनी होगी, देखो ध्यान से इधर, आप कहेंगे सर लंबाई कितनी होगी भाई, मैंने कहा 148 में से 6 और 6 12 घटा दो तो बच गई कितनी, 136। चौड़ाई कितनी होगी भाई, मैंने कहा 136 में से 6 और 6 12 घटा दो, बची कितनी, 124। और बाकी हाइट कितनी होगी, तो जो आकृति काटी गई 6 की काटी गई तो 6 हाइट हो जाएगी। हमने कहा बस हमें पता है कि क्यूबर्ड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 136 गुणे 124 और गुणे 6 का, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, डिजिटल सम लगा लेते, अंकों का योग लगा लेते, इजिली पता चल जाएगी। मैंने यहाँ से देखा 6 3 9 1 10, डिजिटल सम 1 आएगा, 4 2 5 4 2 6 और 1 7 और ये 6 42 का मतलब डिजिटल सम 6 आ रहा है। अंकों का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैंने कहा चेक करते हैं, 8 और 1 9, 4 3 7 आ रहा है, 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, यानी इसके अंकों का योग 0 है, कोई बात नहीं। आपने कहा 8 और 1 9, 4 4 8, इसके 8 आ रहा है। मैंने कहा 8 और 1 9, 4 2 6, यानी इसके अंकों का योग 6 है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आज का आखिरी सवाल। मेरा एक परीक्षा में छात्र बी ने छात्र ए से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि बी ने 72 अंक प्राप्त किए तो ए ने बी से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए। तो ये आपका थोड़ा सा होमवर्क रहेगा क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। मैं हिंट के तौर पे बता दूं कि इस सवाल में इस लाइन का कोई यूज नहीं है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप हमसे और बेहतर क्या उम्मीद कर रहे हैं। मैं उसी के आधार पे आपके सामने और बेहतरीन बेहतरीन चीजें पेश करता रहूंगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।